हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीपा कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज बीए फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड हिस्ट्री में हमारा टॉपिक है फ्रांस की क्रांति। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको फ्रांस की क्रांति के पूर्व जो घटनाएं घटित हुई उनके बारे में बताया। आज हम फ्रांस की क्रांति के कारणों पर प्रकाश डालेंगे। 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई उसके कोई एक कारण नहीं था और न ही हम ये कह सकते हैं कि राज्य में अराजकता विद्यमान थी वो क्रांति का कारण था, बल्कि बहुत से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कारण थे जिनके कारण ये क्रांति हुई। सबसे पहले हम राजनीतिक कारणों पर चर्चा करते हैं कि फ्रांस में इस समय जो बोर्बो वंश का शासन था वो काफ़ी निरंकुश हो गया था। राजा स्वेच्छाचारी हो गया था। राजा के वो अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था और वो अपने हिसाब से ही कानूनों का निर्माण कर रहे थे। लुई 14 कहा करता था मैं ही कानून हूँ। लुई 14 से लुई 16 तक के समय में आते आते लुई 14 जो था उसके समय में युद्ध काफ़ी अधिक मात्रा में हुए, जिसके कारण राज्य की आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ा। लुई 14 की मृत्यु के पश्चात लुई 15 और 16 जब गद्दी पर बैठे तो वो इतने योग्य नहीं थे, ना उन्हें मानव मन की इतनी समझ थी, ना वो दूरदर्शी थे। राज्य के कार्यों का उन्हें इतना अनुभव प्राप्त नहीं था और जनता की भलाई किस चीज़ में है उसका भी वो सही प्रकार से निर्णय नहीं कर पाए। साथ ही जो चापलूस दरबारी होते थे वो उनसे घिरे रहते थे और लुई 16 जब गद्दी पर बैठा तो उसके ऊपर उसकी जो राजकुमारी थी जो कि ऑस्ट्रिया से संबंध राजघराने से थी, तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी का उसके ऊपर काफ़ी प्रभाव था। तो ये जो उस समय की राजनीतिक स्थितियां थी, इन्होंने भी और जो रानी थी वो अनाप शनाप खर्च करने वाली, साथ ही कि उस समय लुई 16 जो था वो पेरिस से कुछ मील दूर में वारसाई के राजमहल में रहा करता था, जहाँ पर बहुत अधिक खर्च राज दरबार पर किया जा रहा था। बहुत सारे दरबार से संबंधित लोग उन पर रहते थे जिनका राजकोष पर काफ़ी असर पड़ रहा था। साथ ही फ्रांस का आंतरिक शासन भी उस समय सुसंगठित नहीं था। राज्य जो था वो इकाइयों में विभक्त था। इकाइयों पर वैसे केंद्र का प्रभाव था, लेकिन और वो उसके जो अधिकारी या प्रमुख हुआ करते थे वो केंद्र के अधीन होते थे, लेकिन केंद्र में स्वयं बहुत सफल प्रशासक नहीं था। इसलिए जो ये इकाइयाँ थीं वो भी उनमें भी एकता का अभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, जनता को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे, बोलने का, विचार व्यक्त करने का, धर्म से संबंधित, और न ही उन्हें व्यक्तिक स्वतंत्रता प्राप्त थी, जिसके कारण जो जनता थी उस पर कुलीनों का या हम कहना चाहिए पादरी वर्ग का बहुत अधिक प्रभाव था और वो अपनी कठिनाइयों को राजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाते थे। इस प्रकार ये राजनीतिक कारण थे जो कि फ्रांस की क्रांति में सहायक सिद्ध हुए। अब हम सामाजिक कारणों पर एक नज़र डालते हैं। तो इस समय फ्रांस का समाज जो था वो 3 वर्गों में विभक्त था, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और तीसरा वर्ग। तीसरे वर्ग में मध्यम वर्ग आ जाता था। तो पादरी वर्ग जो था वो सर्वशक्तिमान था और यद्यपि वो फ्रांस की आबादी का केवल 1% था, लेकिन जो चर्च थी उसकी सत्ता इतनी प्रबल थी कि पादरी विशेष अधिकारों का उपभोग कर रहे थे।
चर्च को के पास बहुत अधिक संपत्ति थी, और जबकि उस संपत्ति पर जो अधिकार था वो पादरी और जो विशेष धर्म अधिकारी वर्ग थे उनका ही था, जिसका जन सामान्य से कुछ लेना देना नहीं था। इसी प्रकार कुलीन वर्ग जो था, कुलीन वर्ग में राज दरबार से संबंधित दरबारी, सामंत, न्यायाधीश, सैनिक वगैरह हुआ करते थे। इनके पास भी बहुत अधिक अधिकार थे, और ये लोग प्रथम जो दोनों वर्ग थे, इन्हें फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट्स के नाम से जाना जाता था। ये तीसरा वर्ग जो कि वास्तव में राज्य के आधार के रूप में कार्य करता था, उसका ये तरह से शोषण किया करते थे। तीसरा वर्ग जो था उसमें मध्यम वर्ग, जिसे कि बुर्जुआ वर्ग भी कहा जाता है, इसमें व्यापारी वर्ग, डॉक्टर, वकील और बुद्धिजीवी वर्ग, जिसे हमें कहना चाहिए, जो कि बौद्धिक चेतना या बुद्धि के आधार पर कार्य करता है, वो वर्ग इसमें सम्मिलित था। यद्यपि इन्हें ये बहुत अधिक परेशान नहीं थे, लेकिन क्योंकि ये बुद्धिजीवी वर्ग था तो राजा की नीतियों के प्रति इनके मन में असंतोष था, और ये लोगों में उनके स्वतंत्रता के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करके लोगों को उसके लिए जागरूक कर रहे थे। दूसरा वर्ग जो था वो शिल्पकार वर्ग था, और इसमें शिल्प से संबंधित कार्य करने वाले अधिकारी या हाथ से कार्य करने वाले जो मजदूर वर्ग था उसमें सम्मिलित था। इन लोगों को ये लोग काफ़ी परेशान रहा करते थे। तीसरा वर्ग कृषक वर्ग था, जो कि फ्रांस की जनता का एक बड़ा भाग था, और कृषक वर्ग जो था उसका भी जो धन था वो अधिकांश था। कुलीन वर्ग, क्योंकि उनकी जो खेती थी उन पर कुलीनों का अधिकार रहा करता था, बड़ी बड़ी जागीरें थी उनके पास, तो ये लोग कृषक वर्ग को दबा लिया करते थे, जिसके कारण उन्हें जो वास्तव में उनकी मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पा रहा था। अब तीसरा कारण था आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों ने भी फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लुई 14वां जो था वो साम्राज्यवादी नीति का समर्थक था। उसके समय में काफ़ी अधिक मात्रा में युद्ध हुए, जिनके कारण राजकोष पर काफ़ी बोझ पड़ा, और परिणाम स्वरूप करों का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, और राज्य की आय उतनी नहीं थी कि वो उन करों से मुक्त हो पाती। लुई 15वां बहुत अधिक योग्य नहीं था। उसके समय में भी राज्य की आर्थिक स्थिति डामाडोल रही। राज्य जो था दिवालियेपन की स्थिति में आ गया। लुई 16वां जब लुई 15वें की मृत्यु के पश्चात गद्दी पर बैठा तो वो शान शौकत का शौकीन था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। उसने यद्यपि राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए तुर्गो, नेकर, केलोन जैसे वित्त मंत्री नियुक्त किए, जिन्होंने कि कुछ ने प्रथम 2 वर्गों पर कर लगाने का प्रस्ताव रखा, किसी ने राज्य को अधिक युद्धों में भाग न लेने की सलाह दी, लेकिन लुई 16वां जो था उसने उनकी बातों पर अमल नहीं किया, बल्कि जब इनका विरोध हुआ करता था तो उन्हें वो पद से हटा दिया करता था। फिर उसने पार्लिमा की बैठक बुलाने की बात कही, लेकिन लोगों ने, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग ने इस बैठक का विरोध किया और उन्होंने स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाने की बात कही। प्रारंभ में जो लुई 16 था वो स्टेट जनरल की बैठक बुलाने के पक्ष में नहीं था, लेकिन अंततः फ्रांस की सेना और जनता का समर्थन प्राप्त हो जाने पर लुई 16 ने स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई, और ये स्टेट्स जनरल की जो बैठक बुलाई गई उसके परिणाम स्वरूप ही क्रांति का विस्फोट हुआ। अब हम देखते हैं कि क्रांति में दार्शनिकों और विचारकों का क्या योगदान रहा। कोई भी क्रांति जब होती है तो उसमें
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारणों के साथ साथ कुछ बौद्धिक कारण भी होते हैं। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने ये कहा है कि फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों व विचारकों का सबसे अधिक योगदान रहा। तो केवल इसको ही हम एक कारण माने ये सही नहीं है, लेकिन हाँ, ये भी एक कारण रहा। और इस समय फ्रांस में कुछ ऐसे विचारक और बुद्धिजीवी हुए जो कि कोई पेशे से वकील थे, कोई डॉक्टर थे, कोई क्रांतिकारी विचारों के अग्रदूत थे, जिन्होंने कि मानव मन को, मतलब जनता को बहुत अधिक प्रभावित किया। मॉन्टेस्क्यू जो थे, उन्होंने 1748 में द स्पिरिट ऑफ लॉ, कानून की आत्मा अगर हम हिंदी में कहें, नामक पुस्तक का प्रकाशन हुआ उसमें उनकी, जिसमें कि उन्होंने निरंकुश शासन का विरोध किया। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि लुई 14 से लेकर लुई 16 तक के जो शासक थे वो काफ़ी निरंकुश हो गए थे, तो उन्होंने इस शासन का निरंतर विरोध किया और वो शक्ति पृथक्करण के समर्थक थे। उनका ये मानना था कि कार्यपालिका, न्यायपालिका को अलग अलग कार्य करने का अधिकार होना चाहिए और विधायिका को। दूसरे जो विचारक थे जिन्होंने की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनका नाम था वोल्टेयर। वो मानव स्वतंत्रता के समर्थक थे। उनका ये कहना था कि जब तक मनुष्य को स्वतंत्र चिंतन नहीं होगा, वो स्वतंत्र अपने तरह से सोच विचार नहीं कर पाएगा, उसके ऊपर यदि राजा का अंकुश रहेगा या चर्च और धार्मिक आडंबर उसके ऊपर लगातार लादे जाएंगे, तब तक किसी राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। अतः मानव को स्वतंत्रता दी जाने चाहिए। वो पादरियों को जो विशेष अधिकार प्राप्त थे उनका बहुत विरोध करता था। उसकी रचना लुई 14वें का इतिहास फ्रांस के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण विचारक था रूसो, जीन जैक रूसो जिनका नाम था। उन्होंने, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी सामाजिक संविदा, जिसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने ये जो पुस्तक लिखी उसमें उन्होंने बताया, उसका पहला ही जो सेंटेंस है वो ये है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ था किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। वो मनुष्य की स्वतंत्रता के समर्थक थे और उनका ये मानना था कि जिस समय मनुष्य प्राकृतिक स्थिति में रहता था उसके ऊपर किसी प्रकार का बंधन नहीं था, लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है और साथ ही साथ समाज का उसके ऊपर अंकुश बढ़ता चला जाता है, तो क्या है, उसकी स्वतंत्रता में विघ्न पैदा होता जाता है और जैसे जैसे वो और अधिक बड़ा होता है वो सर्वत्र इन बंधनों में जकड़ जाता है और उसकी स्वतंत्रता जो है, उसकी स्वतंत्र विचार करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे शून्य हो जाती है। और इनके ये जो स्वतंत्रता, समानता के ये विचार थे, आगे चलकर हम जब देखेंगे कि फ्रांस में जो क्रांति हुई उसका ये ध्येय वाक्य बन गया, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। और ये जो ध्येय वाक्य थे, इन्होंने ही फ्रांस की क्रांति में, फ्रांस के शासन के परिवर्तन में, निरंकुश राजतंत्र के परिवर्तन में, गणतंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन कारणों के अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी थे, जैसे कि फ्रांस के लोगों द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, जबकि उस समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति स्वयं बहुत अच्छी नहीं थी। साथ ही साथ कि फ्रांस की जो सेना या जनता जो थी, अब उसे इस बात का आभास हो गया था कि जब 13 अलग अलग उपनिवेश एकजुट होकर इंग्लैंड से अमेरिका को मुक्त करा सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में अब वो भी फ्रांस को मुक्त कराने का प्रयास करने लगे। साथ ही साथ इंग्लैंड का जो संविधान था वो भी फ्रांसीसियों को की स्वतंत्रता या वो फ्रांस में क्रांति के लिए प्रेरित कर रहा था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति का कोई मात्र एक कारण नहीं था, बल्कि बहुत से कारणों ने मिलकर फ्रांस में क्रांति
का विस्फोट किया और परिणाम स्वरूप लुई 16 को शासन छोड़ने के लिए या गद्दी छोड़ने के लिए विवश किया। थैंक यू।